हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटर एकेडमी। और आज हम नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं सॉल्यूशन का। कल मैंने बात किया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है और सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट फैक्टर मैंने आपको बताया था शायद कि जो दाब होता है, प्रेशर, तो जो जलीय विलयन होता है और ठोस विलयन पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ गैसीय विलयन पर पड़ता है, ठीक है। तो गैसीय विलयन और दाब के बीच, ठीक है, संबंध व्यक्त किया एक साइंटिस्ट जिसका नाम था हेनरी। तो आज हम हेनरी लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं हेनरी लॉ क्या होता है, ठीक है। हेनरी लॉ, हेनरी ने बताया बच्चों कि किसी भी ताप पर, टेम्परेचर कुछ भी हो, किसी भी ताप पर किसी भी विलायक में उपस्थित गैसीय विलयन की मात्रा विलायक पर लगने वाले दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। फिर से समझिए, किसी भी ताप पर, किसी भी ताप पर किसी विलायक के निश्चित मात्रा में घुले गैसीय विलय की मात्रा विलायक पर लगने वाले दाब के समानुपाती होता है। तो मैं स्टेटमेंट को इधर लिखता हूं, किसी ताप पर किसी विलायक के निश्चित मात्रा में घुले गैसों की मात्रा, निश्चित मात्रा की जगह आप आयतन लिख सकते हैं, किसी ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुले गैसों की मात्रा विलायक पर लगने वाले दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। तो देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि जो आपका विलय है गैस, उसका जो मास होगा वो विलायक पर लगने वाले दाब के क्या होगा बच्चों, समानुपाती होगा, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हम कांस्टेंट लगाएंगे बच्चों, के एच पी, ठीक। के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, पी पार्शियल प्रेशर और एम क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है। विलय का मास है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एक और स्टेटमेंट है इसका, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुले गैसों के मूल प्रभास विलायक पर लगने वाले दाब के समानुपाती होता है, सॉरी। तो सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहते हैं बच्चों, कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलायक में विलय गैसों का मूल प्रवास
गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे आप। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है बच्चों कि मास जो होगा, मास किसका, बिले का जो द्रव्यमान होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, विलायक पर लगने वाले दाब के। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो गैस का मोल प्रभाज होगा, गैस का मोल प्रभाज, विलेय गैस का मोल प्रभाज वो आंशिक दाब के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो देखेंगे यहाँ रिलेशन, मोल प्रभाज को एक से डिनोट किए, एक समानुपाती किसके होगा बच्चों, P क्या है, आंशिक दाब। देन प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, KHP। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू x KHX। ठीक है, बोथ आर राइट। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सा क्या फैक्टर है जहां M विलेय का द्रव्यमान है बच्चों, x T ताप पर गैसों के मोल प्रभास उसके बाद P गैस का आंशिक दाब, KH जो बच्चों वो हेनरी कांस्टेंट है। KH क्या है, हेनरी नियतांक, या इसको समानुपाती नियतांक भी आप कह सकते हैं, समानुपाती नियतांक। ठीक है, क्या, हेनरी नियतांक और समानुपाती नियतांक। अब हम बात करते हैं बच्चों यूनिट ऑफ के की यूनिट किन किन चीजों पे निर्भर करती है, किन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो बच्चों जो केएच का यूनिट है, इकाई, केएच की इकाई विलेय तथा विलायक के इकाई पे निर्भर करती है, विलेय और विलायक के इकाई पे निर्भर करती है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि माना गैसों की मात्रा मोल में तथा विलायक की मात्रा लीटर में हो तो केएच की इकाई कितनी हो जाएगी बच्चों, मोल लीटर इनवर्स वायुमंडल इनवर्स। ये हो जाएगा केएच की इकाई। ठीक है, मोल पर लीटर पर वायुमंडल। वायुमंडल क्या है बच्चों, वायुमंडल जो है आपका वो दाब का इकाई है। ठीक है, जिसको आप एटीएम एटमॉस्फेरिक यूनिट कहते हैं।
तो ये आपका हेनरी लॉ था, हेनरी नियतांक, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए बच्चों, जल में कुछ गैसों का विलयन का क्रम हम देखेंगे, ठीक है। ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि अब दे देगा 3-4 गैस और बोलेगा इसकी विलयनता की क्या क्रम होगी, ठीक है। तो वो हम हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे। जल में गैसों के विलयनता का क्रम, देखिए बच्चों, जो सबसे ज्यादा विलय होता है वो होता है NH3, that is called अमोनिया, देन CO2, उससे जो कम विलय होता है वो होता है O2, CO, N2, H2 और सबसे कम हीलियम, ठीक है। तो ये जल में क्या है बच्चों, गैसों के विलयनता का क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट में जो जो O2 होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, वो जल में रक्त प्लाज्मा के कंपैरिजन में ज्यादा सॉल्युबल होता है, बट इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ रक्त प्लाज्मा में O2 की विलयनता बढ़ जाती है, ठीक है। तो लिखेंगे O2 जल के अपेक्षा रक्त प्लाज्मा में कम विलय होता है, परंतु हीमोग्लोबिन के साथ, परंतु रक्त में रक्त में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के कारण अधिक विलय होता है, अधिक विलय होता है। तो जैसे हम बात करें, ये हीमोग्लोबिन है प्लस 4O2 gives HbO2, ठीक है मित्रों। पर कुछ ऐसे भी गैस है जो जल में विलय हैं, जल में CO2, NH3 तथा HCl आदि की व्याख्या
जल में CO2 NH3 तथा HCl के विलीयता की व्याख्या हेनरी के नियम द्वारा नहीं किया जा सकता। तो जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जल में CO2 NH3 और HCl की विलीयता की व्याख्या हेनरी के नियम द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक रीजन है बच्चों, ये जो तीनों गैसें हैं ये जल के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, तो जल के साथ रिएक्शन करने के कारण इसकी व्याख्या हम हेनरी लॉ द्वारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कैसे रिएक्शन करता है। CO2 को यदि आप H2O के साथ रिएक्शन H2O में डालेंगे तो ये रिएक्ट कर लेता है और बनाता है बच्चों H प्लस HCO3 माइनस। जब आप NH3 को डिसॉल्व करेंगे H2O में तो ये भी रिएक्ट करके क्या बनाता है, NH4 प्लस OH माइनस, और HCl को जो आप H2O में डिसॉल्व करेंगे तो ये अभिक्रिया करके बनाएगा H3O प्लस और Cl माइनस। तो चूंकि जल में ये तीनों गैसें जल के साथ अभिक्रिया करती है, इसीलिए हम इसको हेनरी लॉ के द्वारा नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हेनरी लॉ था और इसमें इसके अकॉर्डिंग जल में विलीयता का क्रम ये है। ठीक है बच्चों, ये तीनों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हेनरी लॉ के द्वारा। अब हम बात करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन को जो बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, मोल फ्रैक्शन पे सॉरी हेनरी लॉ पे ये हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है H2S सरे अंडे जैसी गंध वाली जहरीली गैस है जिसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण में करते हैं। यदि एसटीपी पर H2S की जल में विलीयता 0.195 m है तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें निकालना क्या है, हेनरी स्थिरांक निकालना है। ठीक है, KH का वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, P इज इक्वल टू KHX। ठीक है, यहां से अगर आप KH निकालेंगे तो KH इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई X। ठीक, तो बच्चों इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रेशर जो गिवन है यहाँ पे, और दूसरा चाहिए हमें मोल फ्रैक्शन। तो किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए आपको बच्चों, तो H2S का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखते इधर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं फॉर्मूला को। P इज इक्वल टू KHX। ठीक, गिवन क्या बच्चों, 0.195 mH2S का अर्थ क्या होगा बच्चों, इसका अर्थ है कि 0.195 मोल H2S 1 किलोग्राम जल में उपस्थित है, जल में उपस्थित है। क्लियर है? ठीक है मित्रों, इतना क्या है, जल में उपस्थित है। तो H2S का मोल कितना हो गया, H2S का मोल
0.195। ठीक, अब हमें जल का भी मोल निकालना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन है। तो गैस का तो हमने दिया हुआ क्वेश्चन में, हमें जल का निकालना पड़ेगा। तो H2O का मोल कितना आ जाएगा बच्चों? 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका क्या मॉलिक्यूलर मास। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 55.55। ठीक है, इतना मोल। अब H2S का भी मोल पता चल गया आपको और जल का भी मोल पता चल गया। तो मोल प्रभास क्या होता है बच्चों? जिसका निकालना है मोल प्रभास, उसका मोल ऊपर में डिवाइडेड बाय दोनों का मोल्स। ठीक है, तो H2S का मोल प्रभास बराबर होगा बच्चों H2S का मोल ऊपर में होगा 0.195 डिवाइडेड बाय 55.55 प्लस 0.195। ठीक है, अब क्या करना है? ये दोनों को ऐड करके और इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.0035। ठीक, ये हमारा क्या आ गया? मोल प्रभास किसका? H2S का। ठीक, हमें निकालना क्या बच्चों? KH निकालना है। P गिवन है, X हमने निकाल लिया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं X H2S। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं X H2। तो KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कर लीजिए। KH इज इक्वल टू P बाय X। ठीक है, P ऑफ H2S और X ऑफ H2S। वैल्यू पुट करिए। P का कितना दिया है? 0.987 पास्कल डिवाइडेड बाय 0.0035। ठीक है, अब इसको क्या करें? आप डिवाइड करें। देखिए यहां पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट, नीचे में डेसिमल के बाद कितना? 4 डिजिट। तो इसको आप खत्म कर सकते हैं यहां से जब डेसिमल खत्म करेंगे तो कितना आएगा? 987 डिवाइडेड बाय 3.5। क्योंकि ये जो डेसिमल है वो 3 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 283। ठीक है, तो केस का वैल्यू कितना है बच्चों? 283 आ गया। फटाफट इसको नोट डाउन करिए आप। तो देखिए मित्रों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं, फिर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 298 केल्विन ताप पर CO2 का जल में हेनरी स्थिरांक 1.67 10⁸ पास्कल है। तो KH का वैल्यू गिवन है। क्या कह दिया बच्चों? KH दे दिया आपको 1.67 10⁸ पास्कल। 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। तो क्या कह रहे बच्चों कि 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? मोल्स ऑफ CO2। तो CO2 का मोल निकालना है। कुछ और भी दिया है, जबकि इसे 298 केल्विन एवं 2.5 atm दाब पर CO2 को भरा जाता है। जबकि इसे 298 केल्विन एवं 2.5 atm दाब पर CO2 को भरा जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब प्रेशर भी दिया है आपको। P = कितना दिया है? 2.5 atm। तो आपको atm को पहले पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दो यूनिट हो रहे हैं, एक तो पास्कल में है, atm में है।
तो एटीएम को पास्कल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 इंटू 101,325 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पास्कल में हो गया, ये भी पास्कल में हो गया। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू KHX। ठीक, P दिया है, KH दिया है, तो X निकल जाएगा यहां से। ठीक, तो याद होगा X ऑफ CO2 इज इक्वल टू P बाई KH। ठीक है, मतलब यहां से CO2 का क्या आ रहा है, मोल प्रभास। P का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आपका आएगा मल्टीप्लाई 253312.5 डिवाइडेड बाय 1.67 10 टू द पावर 8। ठीक है, ऊपर भी पास करने हो गया, नीचे भी पास करने हो गया। पास कर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आप क्या करेंगे, इससे ऊपर को क्या करेंगे, डिवाइड। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा XCO2 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, ये आने वाला आपका 15168.413 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 8। ये 8 ऊपर जाएगा बच्चों तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15168.413 10 टू द पावर -8। अब देखिए ये वैल्यू बहुत बड़ा है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें। तो ये जो डेसिमल है उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, तो 1 2 3 4 5। तो जितने डिजिट डेसिमल को लेफ्ट साइड पुट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, उतना ही ये पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, क्योंकि इसको जब आप हटाएंगे तो नीचे में उतना ही जीरो आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये आपका क्या आ गया बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। हमें निकालना क्या है, CO2 का मात्रा, CO2 का मोल्स निकालना है। ठीक, तो हम उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, H2O। ठीक, मोल फ्रैक्शन हमें पता चल गया है, CO2 का मोल्स हमें निकालना है। ठीक, H2O का मोल्स हमें नहीं पता, नहीं निकाला ना। तो देखिए ये जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये वैल्यू छोटा है, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू कितना आएगा, देखिए 3 डेसिमल अगर आप आगे ले जाइए तो आएगा 0.0015 इतना है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या मान लिया, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो H2O का मोल्स हमें निकालना पड़ेगा। मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, मोल्स ऑफ H2O निकालने के लिए अपने को क्या दिया है, 500 मिलीलीटर सोडा वाटर। तो 500 मिलीलीटर सोडा वाटर में H2O का कितना मोल्स होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 500 मिलीलीटर को डिवाइड करेंगे H2O के एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास से, तो ये आ जाएगा 27.77। ठीक है, तो हमारा क्या मिल गया, H2O का मोल्स मिल गया। तो हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, ये वैल्यू कितना है, 1.517
इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 27.77। तो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1.517 10⁻³ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.517 10⁻³ इंटू 27.77। ठीक है, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.042। ठीक है, मोल। तो CO2 की कितनी मात्रा मिली आपको? 0.042 मोल्स। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तो हेनरी लॉ के बाद हम बात करेंगे बच्चों विलयन की सांद्रता की। विलयन की सांद्रता क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता concentration of solution। तो जो सांद्रता का मतलब क्या होता है कि जब किसी विलायक में आप जितना विलय के मात्रा को डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, वो उस विलयन की क्या कहलाती है बच्चों? सांद्रता कहलाती है। लेकिन हमें देखना है कि कितना मोल घोलूं। तो आपको विलायक का जो है वॉल्यूम, उसका जो आयतन है वो निश्चित लेना पड़ेगा। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता को हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थों की मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता। ठीक है, या किसी विलायक के निश्चित, किसी विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित, किसी विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित विलय पदार्थों की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, या विलायक की जगह आप विलयन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं हम। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय पदार्थों को, विलय पदार्थों के मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय पदार्थों की मात्रा को उस विलयन की क्या कहते हैं बच्चों? सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब जो है सांद्रता को डिफरेंट डिफरेंट टर्म में, डिफरेंट पद में हम क्या कहते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सांद्रता को निम्न पदों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन सा पद है, कौन कौन सा टर्म है, उसको हम देखेंगे। तो पहला जो टर्म है बच्चों फर्स्ट
उसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बोलेंगे बच्चों? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत अंग्रेजी में बोलेंगे परसेंटेज वेट, परसेंटेज बाय वेट। ठीक है, परसेंटेज बाय वेट। ये क्या होता है? ठीक है, परसेंटेज बाय वेट। ठीक, परसेंटेज बाय वेट का मतलब होता है बच्चों कि किसी बिलियन के 100 ग्राम, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम में मात्रा उस बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो देखेंगे किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थों की ग्राम में मात्रा उस विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्लियर बात? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? परसेंटेज बाय वेट। इसका फॉर्मूला हो बच्चों विलेय की मात्रा ग्राम में डिवाइडेड बाय बिलियन की मात्रा इंटू 100। ठीक है, देखें एक एग्जांपल लेते हैं। दस प्रतिशत द्रव्यमान, तो जो 10% बिलियन के द्रव्यमान का क्या मतलब है? 10% द्रव्यमान का मतलब ये है कि 100 ग्राम बिलियन में 10% तो क्या है? 10 ग्राम विलेय और 90 ग्राम क्या है? विलायक है। ठीक है, 10% द्रव्यमान बिलियन में 10 ग्राम तो क्या है? 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम विलेय और 90 ग्राम क्या हो गया आपका? विलायक। ठीक है, 10% द्रव्यमान विलेय का मतलब क्या होगा बच्चों? 100 ग्राम विलेय में 10 ग्राम विलेय और 90 ग्राम क्या? विलायक। अगला है हमारा, पहला हमारा हो गया द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सेकेंड आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इसको परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहते हैं। ठीक, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? कि बिलियन के 100 मिलीलीटर, ठीक है ना बच्चों, बिलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थों के
विलेय पदार्थों के आयतन, विलेय पदार्थों के मिलीलीटर में आयतन की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक, विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन, मिलीलीटर में मात्रा उस विलेय की आयतन प्रतिशत कहलाती है। उस विलेय की आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वॉल्यूम, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन मिलीलीटर में डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन ये भी होगा मिलीलीटर में इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, आयतन प्रतिशत। ठीक, देख लेते हैं एक एग्जांपल। 5% आयतन, 5% आयतन विलियन का क्या अर्थ है, विलियन का ये अर्थ है कि 100 मिलीलीटर विलियन में 5% तो क्या है, विलेय है, और 95% क्या है, आपका विलायक है। क्लियर? तो आयतन प्रतिशत के बाद आता है हमारे बच्चों द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले क्या था हमारा, वेट बाय वेट, उसमें विलेय भी ग्राम में था और विलायक भी, सॉरी विलेय भी। दूसरा है आयतन प्रतिशत, इसमें आपका विलेय मिलीलीटर में था और आपका विलेय भी किसमें था, मिलीलीटर में। अब हम लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फोर्थ है हमारा, सॉरी थर्ड, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का क्या मतलब है बच्चों, परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ये आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखिए बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की 100 मिलीलीटर विलेय में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम में मात्रा उस विलेय की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा, और इसी को हम बोलते हैं विलेय की शक्ति। ठीक है बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलेय के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थों के
ग्राम में मात्रा उस बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या बिलियन की शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम m by v इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का भार ले लो, भार ग्राम में डिवाइडेड बाय बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन गुने 100। ठीक है, ये हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट हम आगे चलते बच्चों, फोर्थ और इंपोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मोलरता। मोलरता और मोलरिटी। बोर्ड एग्जाम में परिभाषा भी पूछ लिया जाता है कि मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या होता है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो पहले समझेंगे बच्चों कि मोलरता होता क्या है। तो मोलरता एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाता है। फिर से सुनिए, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। देखेंगे इधर, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, मोलरता को कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता को कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है। क्लियर बात? अब देखेंगे मोलरता का फॉर्मूला। मोलरता बराबर होता है बच्चों, मोलरता इज इक्वल टू विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन। किसमें बच्चों? लीटर में।
बिलियन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। मोल क्या होता है? मोल, मोल जो होता है बच्चों, मोल पदार्थों का भार डिवाइडेड बाय पदार्थों का अनुभार, ये क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। तो विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या का मतलब हो गया कि विलेय पदार्थों का भार डिवाइडेड बाय विलेय पदार्थों का अनुभार इनटू आयतन। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय पदार्थों का भार, ये ग्राम में होगा बच्चों, डिवाइडेड बाय विलेय पदार्थों का अनुभार गुने आयतन। आयतन किसका बच्चों? बिलियन का। इधर देखेंगे, अब देखिए विलेय पदार्थों के भार को हमें स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे, अनुभार को mw और आयतन को v से। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू W इन ग्राम स्मॉल w डिवाइडेड बाय mw इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ लीटर। आयतन किसमें हो? लीटर में हो। अगर आयतन मिलीलीटर में हो तो इसको और मॉडिफाई करेंगे बच्चों। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर में क्या करेंगे अपन? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय mw इनटू v इन मिलीलीटर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले इसको पढ़ाया है ताकि आपको याद ही है। तो ये क्या बच्चों? मोलरता। ठीक, ये तो क्या नॉर्मल केस है मोलरता का। अगर हम बात करें और 2-3 केस आते हैं इसमें कि यदि हम एक ही विलेय के 2 बिलियन को मिक्स कर देंगे तब मोलरता का क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है, जब हम कोई बिलियन है उसमें हम और वाटर डाल दे रहे हैं और पानी डाल के बिलियन को तनु कर दे रहे हैं और तब पूछ रहा है कि नया बिलियन का मोलरता क्या होगा। ठीक है, तो उसका भी हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तनुता के केस में हम बात करते हैं। मोलरता क्या होगा? ठीक है, तो बच्चों ये बोलेगा कि हमें 2 मोल, ऐसे बोलेगा 2 मोल 200 मिलीलीटर 2 मोल HCl के विलयन में 2 लीटर जल मिला लेते हैं, या 500 मिलीलीटर जल मिलाने पर प्राप्त नए बिलियन का मोलरता ज्ञात कीजिए। तो 1 बिलियन का तो आपको आयतन गिवन रहेगा और उसका मोल भी गिवन रहेगा। ठीक है, आयतन और मोल दोनों रहेगा। दूसरे का बोलेगा आपको निकालना। ठीक, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों
उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये तनुका के केस में है, ठीक है। जब 1 बिलियन दे देगा, उसकी मोलरिटी भी गिवन रहेगा, आयतन भी गिवन रहेगा, M2 निकालना है, और V जो होगा आपका V2। तो अलग अलग केस होता है। अगर बोलेगा कि इस सॉल्यूशन में इतना हम ऐड करते हैं, ठीक है, तब तो हम क्या करेंगे, V2 क्या होगा, V1 प्लस जितना ऐड करेंगे वो हो जाएगा वैल्यू, ठीक। दूसरा बच्चों कि यदि हम एक ही बिले के 2 बिलियन को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो उस मिश्रण से प्राप्त नए बिलियन, तीसरे बिलियन की मोलरता क्या होगी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे मिश्रण का मोलरता। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। यहाँ M3 इज इक्वल टू हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V3, और V3 जो होगा बच्चों वो होगा V1 प्लस V2। ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं हम कि एक ही बिले के 2 बिलियन, मतलब 2 बिलियन है जिस दोनों में क्या है, सेम बिले है, ठीक है, सॉलिड क्या है, सेम है। अगर उसको मिला के उसका आयतन अलग अलग होगा, ठीक है, उसकी क्वांटिटी भी अलग अलग होगी, वो दोनों को मिलाने पे एक नया मिश्रण बनता है, नया बिलियन। वो नया बिलियन बन गया M3V3, ठीक है। ये दो आपका बिलियन है, इसे बनाया आपने M3V3। तो जो M3V3 बना, इसकी मोलरता कितनी होगी, तो हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेते। अब कई बार बच्चों क्या होता है, डेंसिटी दे देगा क्वेश्चन में, घनत्व दे देगा, ठीक है, और परसेंटेज में वेट दे देगा, और पूछेगा कि क्या इसकी मोलरता क्या होगी। तो उसका भी एक फॉर्मूला है, वो भी आप याद रखेंगे। डेंसिटी के केस में मोलरता इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वेट into density into 10 by molecular weight। अब यहाँ पे क्या बच्चों, डायरेक्ट आप डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे आप जितना घनत्व रहेगा वो पुट कर देंगे, परसेंटेज बाय वेट जितना रहेगा वो पुट कर देंगे, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो बिले रहेगा उसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, मोलरता, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं मोलरता का छोटा सा, उसके बाद हम ये सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो टोटल हमने कितने फॉर्मूला बताया आपको, टोटल हमने आपको 5 फॉर्मूला बताया। पहला m इज इक्वल टू स्मॉल w बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। दूसरा मिलीलीटर के केस में। तीसरा कि अगर हम बिलियन को क्या कर रहे हैं, तनु कर रहे हैं। चौथा कि भाई एक ही बिलियन के 2 बिलियन को मिक्स करेंगे तो नए बिलियन का मोलरता कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर वैल्यू डेंसिटी में दिया है तो हम कैसे मोलरता फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम सभी पे एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन जो यदि यदि 1.325 ग्राम निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट
निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट अनुपात गिवन है बच्चों, तो उसका अनुपात दिया है 106 को 250 मिलीलीटर जल में विलय किया गया, को 250 मिलीलीटर जल में विलय किया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है सॉल्यूट का क्या दे दिया, भार, मॉलिक्यूलर वेट और आयतन भी दे दिया, सब कुछ मिल गया। अब तो इजी है, तो फाइंड आउट करना, फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों। मोलरता चूंकि ये मिलीलीटर में है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू आयतन, किसमें, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला है, आप इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये वेट है, ये आपका आयतन है, v का वैल्यू और mw गिवन है, ठीक है। आप आंसर निकालेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर कितना होगा, ठीक। मैं आपको मोटा मोटी बता दूं, अब वैल्यू पुट करेंगे तो 0.05 मोल आएगा, ठीक है, मोल प्रति लीटर। तो थोड़ा सा आप भी वर्क करेंगे इसमें, ठीक। और इस पे बेस मैंने जितने फॉर्मूला बताया है, बुक से या किसी भी सोर्स से आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप वहां से उठाइए क्वेश्चन और सॉल्व करिए, और जो डाउट हो वो मेरे से पूछिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे में मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।